Hello everyone, welcome back to my channel, Tutor Raman, and today we are going to discuss the significance of interpretation. So in this lecture, we are going to discuss that what is the importance of interpretation of the philosophical or the political text, and why do we interpret things, why do we interpret the philosophical work. Also, we are going to see what is the meaning of hermeneutics and what is the importance of hermeneutics in understanding of philosophical text. So let's begin. So first we will going to discuss about the importance of interpreting things. Why do we interpret things? हमारे लिए इंटरप्रिटेशन एक ऑप्शन नहीं है कि हम इसे चाहें तो करें या ना करें. हमारे लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि हम चीज़ों को इंटरप्रेट करें, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन मीनिंग सीकिंग क्रिएचर्स हैं और इसके लिए हमें इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत पड़ती है. तो इंटरप्रिटेशन हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि एक नेसेसिटी है. चीज़ों का इंटरप्रेट करने का जो हिस्ट्री है, ये हमारे प्री हिस्टोरिक एंसेस्टर्स जो थे उनसे स्टार्ट होता है. उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ों के बारे में लोगों को पता नहीं होता था, तो वो चीज़ों को इंटरप्रेट करते थे ताकि जो उनकी सोसाइटी है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट बन सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में पता चले कि अच्छा ये काम करने से ऐसा होगा, तो इसलिए हम इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं. या फिर वो अपने आगे वाले जनरेशन को उस तरीके से बताते थे कि अच्छा इस चीज़ से ये होता है, इसलिए तुम्हें ये नहीं करना है, या फिर इस तरीके से तुम्हें अपनी लाइफ जीनी है. तो लाइफ को प्रिडिक्ट करने के लिए चीज़ों को इंटरप्रेट करते थे, चीज़ों को लाइफ को समझने के लिए और फ्यूचर में अच्छे तरीके से ग्रो करने के लिए, उनके जनरेशन को थ्राइव करने के लिए. या फिर आप बोल सकते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का जो नेचर है, कि कैसे सर्वाइव करे जो नेचर है उसके अंदर. तो इसलिए वो जो उनके आसपास चीज़ें घट रही होती थी उनको वो इंटरप्रेट करते थे. इनसे वो कई साइंस और कई तरह की ओमेन्स के बारे में पता करते थे कि अच्छा ये चीज़ हमारे लिए अच्छा है, बुरा है. ओमेन ओमेन मतलब होता है कि कुछ शुभ है या अशुभ है, कौन सा चीज़ किस तरीके से होता है. तो इसलिए वो इन सब चीज़ों को प्रिडिक्ट करना स्टार्ट करते हैं वो, और चीज़ों को इंटरप्रेट करना वहाँ से स्टार्ट करते हैं. हमारे एंसेस्टर्स जो थे वो चीज़ों को उसी तरीके से इंटरप्रेट करते थे जैसे कि आज के टाइम पे जो मॉडर्न मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं, जो वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं कि कल किस तरीके का वेदर होने वाला है, कल बादल आएंगे नहीं आएंगे, कल का मौसम किस तरीके का होगा, धूप निकलेगी नहीं निकलेगी. तो उसी तरीके से हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो बिहेवियर ऑफ बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स को देख के चीज़ों को इंटरप्रेट करते थे, चीज़ों को समझाने की कोशिश करते थे, और ये प्रिडिक्ट करते थे कि किस तरीके की मौसम होने वाली है, किस तरीके के चांसेस हैं कोई चीज़ होने के. तो ये इस तरीके से वो चीज़ों को इंटरप्रेट करते थे. तो ये हिस्ट्री जो है, तो ये जो हम हिस्ट्री देखते हैं वो वहाँ से स्टार्ट होती है चीज़ों को इंटरप्रेट करने का. अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि फिलोसॉफिकल वर्क जो है उसको इंटरप्रेट करना क्यों जरूरी है. हमने अब तक देखा कि इंटरप्रिटेशन का हिस्ट्री क्या रहा है, हम चीज़ों को इंटरप्रेट क्यों करते हैं, लेकिन अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिलोसॉफिकल वर्क को पढ़ने के दौरान, उसको समझने के दौरान, उसके ऊपर कोई लिटरेरी वर्क करने के दौरान चीज़ों को इंटरप्रेट करने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है, ऐसा करने की लोगों को ज़रूरत क्यों पड़ती है. तो दोस्तों, कोई किसी भी सोशल या फिर पॉलिटिकल फिलोसोफर को समझने के लिए उनको वर्क को समझना ये एक सीरियस बिजनेस होता है, बहुत ही कठिन काम होता है. उनके उनके कहे गए बातों को अपने ढंग से समझना, इस कॉन्टेक्स्ट में समझना, पर मॉडर्न डे के सेंस में किस तरीके से उनकी बातों का कोई कौन सी मतलब निकल सकता है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल काम होता है. ये ऐसा नहीं होता है कि हम कोई बुक्स पढ़ रहे हैं जो फिक्शन के बारे में हो, या फिर कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं जो डे टू डे लाइफ्स के बारे में हो, या फिर मूवीज के बारे में हो. तो ऐसा नहीं है. उनका वर्क जो होता है वो ऑर्डिनरी वे ऑफ राइटिंग में नहीं होता है. उनका जो वर्क है वो बहुत ही अलग तरीके से लिखा गया होता है, अलग कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया होता है. इसलिए उनको समझना बहुत ही मुश्किल भला काम होता है, उनको उनको समझना कठिन काम होता है. इसीलिए पॉलिटिकल फिलॉसफी को पढ़ने के लिए बहुत ही पेचीदगी से गुजरना पड़ता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से होकर गुजरना पड़ता है उसको इंटरप्रेट करने के लिए. तो ये जो पूरा प्रोसेस है पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझने का, उसको उसके कॉम्प्लेक्सिटी को समझने का, उसके इंट्रिकेट प्रॉब्लम को समझने का, उसको इंटरप्रेट करने का, इसी को बेसिकली हम हर्मेन्यूटिक्स कहते हैं. तो हम अब जानने की कोशिश करेंगे कि हर्मेन्यूटिक्स का मतलब क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है. So now let's come to the topic. What is hermeneutics? Hermeneutics होता क्या है? दोस्तों, क्लासिकल टेक्स्ट जो होते हैं
चाहे वो सोशल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में हो, या फिर कोई फेमस नॉवेल हो, या फिर कोई भी दूसरे तरीके की जो क्लासिकल टेक्स्ट होती है, उसको समझने का जो टास्क होता है, उसको इंटरप्रेट करने का जो पूरा प्रोसेस होता है, उसी को हर्मेनेटिक्स बोला जाता है। इसके अंदर पॉलिटिकल फिलोसफीज जो होती हैं, उसके रियल मीनिंग को, उसके हिडन मीनिंग को समझने की कोशिश की जाती है। आज के टाइम पे उन फिलोसॉफिकल वर्क्स का क्या रेलिवेंस है, वो हमारे किस तरीके से काम आ सकता है, वो हम उससे कैसे रिलेट कर सकते हैं, उसी को हर्मेनेटिक्स कहा गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्लासिकल वर्क क्या होता है, क्लासिकल टेक्स्ट क्या होता है। दोस्तों, क्लासिकल वर्क वो सारे वर्क होते हैं, चाहे वो लिटरेचर की हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, या चाहे फिलोसफी का हो। वो सारे सब्जेक्ट्स के अंदर जो क्लासिक्स उसको माना जाता है जो टाइमलेस हो, या फिर जो मास्टरपीस हो, जो मॉडर्न डे में आप बोल सकते हैं कि जो टेक्स्ट आज के टाइम पे भी उतना ही रेलिवेंट है, उतना ही रिलेटेबल है, जितना कि वो जिस टाइम पे लिखा गया था उस टाइम पे था, उसी को क्लासिक टेक्स्ट बोलते हैं या फिर क्लासिकल वर्क बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए नॉवेल्स लाइक प्राइड एंड प्रेजुडिसेस करके जो नॉवेल है जॉन ऑस्टन का, वो क्लासिकल वर्क्स के अंदर आते हैं। बहुत ही फेमस नॉवेल है और आज के टाइम पे भी वो उतना ही रेलिवेंट है, चाहे वो नॉवेल हो वॉर एंड पीस का, लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा। तो ये सारे वर्क जो है वो क्लासिकल टेक्स्ट के अंदर आते हैं, क्लासिकल वर्क्स के अंदर आते हैं। ये खैर, ये जो एग्जाम्पल है नॉवेल का, ये तो लिटरेचर के अंदर आ गया, लेकिन हिस्ट्री के अंदर भी ऐसे कुछ काम है, चाहे वो एरिस्टोटल के हो, या फिलोसॉफी के अंदर आप देख सकते हैं प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स के कुछ काम हैं। तो ये सारे उनके जो फेमस वर्क है, जो आज के टाइम पर रेलिवेंट हैं और मास्टरपीस के अंदर कंसिडर किए जाते हैं, जो टाइमलेस है। बेसिकली मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज कि वो टाइमलेस है, आज के टाइम पे भी रेलिवेंट है, उसी को क्लासिकल वर्क बोला जाता है, क्लासिक्स बोला जाता है। क्लासिकल वर्क जो होता है वो बेसिकली ह्यूमन के पेरिनियल प्रॉब्लम्स को के बारे में डिस्कस करता है। पेरिनियल प्रॉब्लम्स मतलब जो चीज प्रॉब्लम्स हमेशा से ह्यूमन के सामने रही है, जैसे कि लाइफ को किस तरीके से जीना है, या फिर हमारे वे ऑफ लाइफ इथिक्स क्या होना चाहिए, हम किस तरीके से लाइफ को अच्छे ढंग से जी सकते हैं, हम अपने एंगर पे किस तरीके से कंट्रोल करें। ये सब प्रॉब्लम्स जो है ह्यूमंस ने स्टार्टिंग से फेस किया है, और ये ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स अभी कभी भी खत्म हो सकता है, ये हमेशा ह्यूमन के सामने बना रहेगा। तो इससे डील करने का जो तरीका है, या फिर इसके बारे में जो कोई वर्क होगा जो ह्यूमन के बारे में या फिर उसकी सोसाइटी के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर रहा हो, उसी को क्लासिकल वर्क बोलते हैं। ये सारे वर्क जो हैं ये ह्यूमन के वैल्यूएबल इंसाइट के बारे में बताता है कि ह्यूमन किस तरीके से सोचता है, उसके सोचने का तरीका कितना अच्छा हो सकता है, या फिर ह्यूमन का बिहेवियर कितना अच्छा हो सकता है, या फिर किस तरीके से होना चाहिए, या ह्यूमन का पर्पस किस ढंग से होता है सोसाइटी के अंदर, वर्ल्ड के अंदर। ये सभी चीजों के बारे में जो टेक्स्ट डिस्कस करता हो, जो ह्यूमन के बेसिक नीड्स और एवरलास्टिंग प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करता हो, उसी को क्लासिक्स के अंदर, क्लासिकल टेक्स्ट के अंदर रखा गया है। दोस्तों, अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि हर्मेनेटिक्स वर्ड का ऑरिजिन कहाँ से हुआ है। दिस टर्म इज डेराइव्ड फ्रॉम द नेम हर्मस। तो ये जो टर्म है हर्मेनेटिक्स, ये हर्मस वर्ड से डिराइव किया गया है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक मैथोलॉजी में के अंदर हर्मस एक मैसेंजर का नाम है, एक दूत का नाम होता था, जो भगवान के दिए गए जो मैसेज हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करता था। और ये जो मैसेज होता था ये कहानियों और किस्सों के रूप में वो लोगों तक पहुंचाता था, जिसके अंदर कुछ ऐसी बातें होती थी जो बहुत महत्वपूर्ण होती थी, और उसे लोगों को खुद ही समझना पड़ता था, इंटरप्रेट करना पड़ता था। और लोग उसे अपनी बुद्धि के हिसाब से, अपने तार्किक क्षमता के हिसाब से, जितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से लोग उसे समझने की कोशिश करते थे। अगर लोग उसे अच्छे तरीके से ग्रास्प कर लेते थे तब तो बहुत अच्छी बात होती थी, लोग समझ पाते थे कि भगवान उनसे क्या कहना चाहते हैं और क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर लोग उसे नहीं समझ पाते थे, लेकिन कई मामलों में ऐसा भी होता था कि लोग हर्मस के बातों को सही ढंग से नहीं समझ पाते थे, और जब वो चीजों को अच्छे ढंग से नहीं समझ पाते थे तो उसके बहुत ही बुरे परिणाम निकलते थे, जिसके कारण से लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ता था। कई बार लोगों को कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। तो इसकी ओरिजिन हर्मस से हुई है। और जो हर्मेनेटिक्स है उसके अंदर भी हम देखते हैं कि जो टेक्स्ट होते हैं, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट, उसके अंदर कुछ गहरे बात होते हैं जो फिलोसोफर्स के द्वारा लिखे गए होते हैं, लेकिन हम उसे उस ढंग से समझ पाते हैं कई बार, और कई बार हम उसे नहीं समझ पाते हैं। जब हम चीजों को उस ढंग से समझ लेते हैं जैसा कि फिलोसोफर्स कहना चाहते हैं, या फिर जो
पॉलिटिकल थियोरिस्ट या फिर पॉलिटिकल थिंकर्स हमसे कहना चाहते हैं, तब तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है, हम उस कॉन्टेक्स्ट को समझ पाते हैं, उससे रिलेट कर लेते हैं। लेकिन कई बार हम उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं और ये इसके कारण से डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एरिस्टोटल ने बोला है कि मैन इज बाय नेचर पॉलिटिकल एनिमल। तो यहाँ पर पॉलिटिकल वर्ड का मतलब ये नहीं है कि जो मॉडर्न डे पॉलिटिक्स है जिसके अंदर पॉलिटिकल कुछ पॉलिटिशियंस कुछ कई ढंग से अपने चीजों को रखते हैं, वो पॉलिटिक्स की बात नहीं करते। तो उस टाइम का जो पॉलिटिक्स है, जो एरिस्टोटल के टाइम का जो पॉलिटिक्स है, वो टोटली डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। वहां पे वो पॉलिटिक्स टोटली डिफरेंट है और वो मॉडर्न डे पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग है। तो ये इस बात को समझना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए इंटरप्रेट करना, पॉलिटिकल फिलोसोफर की बातों को इंटरप्रेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसीलिए हमें हार्मेन्यूटिक्स की जरूरत पड़ती है, जहां पर चीजों को अच्छे ढंग से एक प्रोसेस के तहत एक्सप्लेन करना होता है, लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम देखने की कोशिश करेंगे कि हार्मेन्यूटिक्स का क्या रोल है एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट को समझने के लिए, एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट को अच्छे तरीके से इंटरप्रेट करने के लिए। फिलोसफी पॉलिटिकल फिलोसोफर को समझने से पहले हमें यह बात समझना होगा कि पॉलिटिकल फिलोसोफर भी हमारी तरह एक इंसान है। मतलब हम जब कोई बात कहने की कोशिश करते हैं तो हम अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कहने की कोशिश करते हैं, और पॉलिटिकल फिलोसोफर की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत ही वाइडर होती है। वो नैरो माइंडेड लोग नहीं होते हैं, वो बहुत दूर तक का सोचते हैं, विजनरी लोग होते हैं। तो उसको समझने के लिए कई सारी दिक्कतें आ सकती है। जैसे कि पहली दिक्कत जो हम फेस कर सकते हैं वो ये है कि वो पॉलिटिकल फिलोसोफर जो चीज डील कर रहे हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स इश्यूज से डील कर रहे होते हैं, ठीक है, और वो ऑर्डिनरी ह्यूमंस की समझ से थोड़ी सी बाहर होती है। पॉलिटिकल फिलोसोफर जिन चीजों से डील कर रहे होते थे वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता था, उसको समझना नॉर्मल ह्यूमंस के बस में नहीं होता था। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट है जिसको हमको ध्यान रखने की जरूरत है कि क्यों इंटरप्रिटेशन की जरूरत पड़ती है। और दूसरी बात ये होती थी कि जिस टाइम पर वो अपनी बात बोल रहे होते थे, तो कई बार तो पॉलिटिकल फिलोसोफर्स ऐसे टाइम पे जी अपनी लाइफ को सस्टेन कर रहे होते थे जिस टाइम पे कोई टैरेंट या फिर एक किंग रूल कर रहा होता था किसी खास जगह पे, और उस टाइम पे ऐसा कोई बात बोलना जो किंग को अच्छा ना लगे या फिर किंग के अगेंस्ट हो, तो उसके लिए बहुत सोच समझ के बोलना होता था। स्पीकिंग ट्रूथ थ्रू पावर जो है, कोई भी एक सच्चाई जो आप पावर के सामने डायरेक्टली बोलते हैं, जो पॉलिटिकल पावर है कंट्री के अंदर, उसके सामने डायरेक्टली बोलने के लिए बहुत ही हिम्मत, बहुत ही करेज चाहिए होता है, और कई बार उसको बोलने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है ना। तो पॉलिटिकल फिलोसोफर ऐसे लैंग्वेज का यूज करते थे जिससे जो किंग हो या फिर जो टायरेंट हो या फिर जो रूलर हो, उसको कई तरीके से वो हर्ट ना करे और अपनी बात भी वो अपनी रख पाए और उससे उनको कोई इफेक्ट भी ना पड़े। ऐसा ना हो कि वो परसिक्यूशन झेलना पड़े, उनको मार दिया जाए उस टायरेंट के द्वारा या फिर उस राजा के द्वारा। तो वो अपने डिफरेंट लैंग्वेज को यूज करते हैं, और डिफरेंट लैंग्वेज को यूज करने के लिए डिफरेंट तरीके से अपनी बातों को बोलना पड़ता है और उसको समझना, इसलिए हमें उसको समझने के लिए भी डिफरेंट तरीके से जाना पड़ता है, डिफरेंट रास्ते खोजने पड़ते हैं कि उस बात को एग्जैक्टली वही समझे जो वो पॉलिटिकल फिलोसोफर कहना चाहते थे, उसको कुछ और ना समझ लें हम। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो स्टेटमेंट्स होती है फिलोसोफर्स की, वो दो तरह की होती है। एक पेरेनियल रेलिवेंस की होती है और एक कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस की होती है। पेरेनियल रेलिवेंस के अंदर मतलब ऐसी कोई बात है जो पेरेनियली रेलिवेंस हो, मतलब हमेशा से रेलिवेंट हो, जो बात उस टाइम पे जितनी रेलिवेंट थी वो आज के टाइम पे भी उतनी ही रेलिवेंट है। मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में लोगों को कैसे रहना चाहिए, ये आज से 200 साल पहले जितनी बात रेलिवेंट होगी उतनी आज भी रेलिवेंट होगी। लेकिन कुछ बात ऐसी हो सकती है जो सिर्फ कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस की हो, कि स्लेव के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए, विमेन के साथ कैसा बिहेवियर होना चाहिए। वो हो सकता है डिफरेंट एज का डिफरेंट थॉट रहा हो और उसके साथ लोग अपनी अलग अलग बातें कह रही हो। तो पेरिनियल रेलिवेंस की बातें अलग है जो हमेशा से लागू होती है लोगों के ऊपर, और कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस जो उस टाइम पे होती है। तो इसको समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और इसीलिए इंटरप्रिटेशन की जरूरत होती है, ऐसे लोगों की जरूरत होती है, ऐसे मेथड्स की जरूरत होती है जो चीजों को अच्छे से इंटरप्रेट कर सके। अब हम आगे देखने की कोशिश करेंगे कि डिफरेंट अप्रोचेस क्या हो सकते हैं इंटरप्रिटेशन के। टेक्सचुअल अप्रोचेस होते हैं, कॉन्टेक्सचुअल अप्रोचेस होते हैं टेक्स्ट को समझने के लिए, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब तक के लिए आप इतना ही समझिए कि हर्मेनेटिक्स की क्यों जरूरत पड़ी है हमें एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट को समझने के लिए, एक पॉलिटिकल टेक्स्ट को, थॉट को समझने के लिए। क्लासिक्स का क्या मतलब होता है, हम चीजों को इंटरप्रेट क्यों करते हैं,
इंटरप्रिटेशन की ओवरऑल जरूरत क्यों पड़ती है, तो इन सभी बातों को हमने आज डिस्कस किया. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस होल लेक्चर, एंड इफ यू डिड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.